तो आज हमारे सामने है सर आइजैक न्यूटन के गति के 3 मशहूर नियम। हमारे एक श्रोता ने कुछ नोट्स भेजे हैं 2026 एजुकेशनल कंटेंट ट्रेंड्स नाम से, और वो चाहते हैं कि हम इन नियमों को सिर्फ रटे नहीं बल्कि एक बेसिक से एडवांस लेवल तक समझें। बिल्कुल। मिशन बिल्कुल साफ है, इन नियमों के पीछे जो विज्ञान है उसे एक दिलचस्प कहानी की तरह समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, और ये वाकई ये कहानी की तरह ही है। मतलब ये 3 अलग-अलग नियम नहीं है, बल्कि एक ही विचार के 3 हिस्से हैं। अच्छा। हाँ, जो मिलकर हमें समझाते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया में चीजें चलती कैसे हैं। आज का मकसद यही है कि इनकी बुनियाद और इनकी गहराई दोनों को छुआ जाए। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? पहला नियम जड़त्व का नियम है ना? हाँ, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका बेसिक आइडिया तो यही है कि कोई चीज अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। एक ही रफ्तार से एक ही दिशा में। हाँ, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है। सुनने में सीधा लगता है, लेकिन इसकी गहराई इसी सादगी में है। देखिए, न्यूटन से पहले लोग सोचते थे कि चीजों को चलाते रहने के लिए लगातार बल चाहिए। अच्छा। न्यूटन ने कहा नहीं, चीजों को रोकने के लिए बल की जरूरत होती है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। उन्होंने कहा हर वस्तु में एक गुण होता है जिसे जड़त्व यानी इनर्शिया कहते हैं। एक तरह की जिद या आलस। हाँ, कह सकते हैं। वो जो कर रही है वही करते रहना चाहती है। अच्छा, तो ये आलस या जड़त्व, क्या ये हर चीज में बराबर होता है? मतलब एक क्रिकेट की गेंद और एक बड़ी सी चट्टान, क्या दोनों एक जैसा ही विरोध करेंगी? यही तो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। नहीं, जड़त्व सीधे सीधे वस्तु के द्रव्यमान यानी मैस पर निर्भर करता है। ओके। जिस चीज का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होगा। वो अपनी स्थिति में बदलाव का उतना ही ज्यादा विरोध करेगी। समझ गई? तो इसीलिए एक भारी बक्से को खिसकाना एक हल्की गेंद को किक करने से ज्यादा मुश्किल है। बक्से का मास ज्यादा है तो उसका जड़त्व ज्यादा है। बिल्कुल। और ये हम रोज महसूस करते हैं। सोचिए, आप एक रुकी हुई बस में बैठी हैं। बस अचानक से आगे चलती है। आपको कहाँ झटका लगता है? पीछे की तरफ। हमेशा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर का निचला हिस्सा तो बस के साथ आगे बढ़ गया। लेकिन मेरा ऊपरी शरीर वो वहीं रहना चाहता है जहां वो था। एग्जैक्टली। आराम की अवस्था में इसे कहते हैं आराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इसका उल्टा भी तो होता है। जब चलती बस ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। मतलब तब हमारा शरीर गति में ही रहना चाहता है। एकदम सही। वो हो गया गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो पहला नियम हमें गति की, आप कह सकते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग बताता है। ठीक है, तो अगर पहला नियम बताता है कि जब कोई बल नहीं होता तब क्या होता है, तो अगला सवाल तो यही होगा कि जब बल होता है तब क्या होता है। यहीं पर दूसरा नियम आता होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पहला नियम स्टेज तैयार करता है और दूसरा नियम उस स्टेज पर असली एक्शन दिखाता है। और ये एक्शन मापा जाता है फॉर्मूले से, F = m/a, फोर्स बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन। हाँ, पर यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, और यही हम बेसिक से एडवांस लेवल पर जा रहे हैं। ये फॉर्मूला F = m/a, ये न्यूटन के दूसरे नियम का पूरा सच नहीं है। इंतजार? क्या मतलब? मैंने तो हमेशा यही पढ़ा है। तो फिर असली नियम क्या है? न्यूटन ने असल में बल को त्वरण से नहीं, बल्कि एक और गहरी चीज से जोड़ा था। वो है संवेग या मोमेंटम। मोमेंटम। P = mv, द्रव्यमान गुणा वेग। जी, आप इसे किसी चलती हुई चीज की ताकत या दम समझ सकते हैं। एक भारी ट्रक अगर धीरे भी चल रहा हो तो उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। और एक बंदूक की गोली जिसका मास कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, उसका मोमेंटम भी जबरदस्त होगा। ठीक है, तो मोमेंटम का बल से क्या लेना देना है? न्यूटन का असली दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग में बदलाव की दर के बराबर होता है। संवेग में बदलाव की दर? आसान भाषा में, आप किसी चीज का मोमेंटम जितनी तेजी से बदलेंगे, आपको उतना ही ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। तो फिर वो मशहूर फॉर्मूला F = m/a कहाँ से आया? बहुत अच्छा सवाल है। वो फॉर्मूला इसी मोमेंटम वाले नियम से निकल कर आता है, पर एक शर्त के साथ। और वो शर्त क्या है? शर्त यह है कि वस्तु का द्रव्यमान यानी m स्थिर हो, बदल ना रहा हो। ज्यादातर रोजमर्रा की चीजों के लिए, जैसे एक गेंद या एक गाड़ी, ये शर्त पूरी होती है। अच्छा। और जब द्रव्यमान स्थिर होता है तो मोमेंटम में बदलाव सिर्फ वेग में बदलाव यानी त्वरण
की वजह से होता है और तब समीकरण सरल होकर F = m/a बन जाता है। अच्छा, तो F = m/a एक तरह से इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। लेकिन अगर किसी चीज का मास बदल रहा हो, जैसे जैसे एक रॉकेट जो अपना ईंधन जला रहा है और हल्का हो रहा है, तो वहां हमें असली मोमेंटम वाले नियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल। यही इसकी खूबसूरती है। मोमेंटम वाला नियम ज्यादा बुनियादी और ज्यादा शक्तिशाली है। तो अब तक की कहानी ये है। पहला नियम कहता है कि चीजें अपनी स्थिति क्यों बनाए रखती हैं। दूसरा नियम बताता है कि बल लगाने पर क्या होगा और उस बल को कैसे मापा जाए। लेकिन इसमें एक चीज गायब लग रही है, बल आता कहाँ से है? बेहतरीन सवाल, और यही हमें सीधे न्यूटन के तीसरे और शायद सबसे मशहूर नियम तक ले जाता है। हर क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ, ये लाइन तो सबने सुनी है, लेकिन सच कहूँ ये मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूज करती है। अगर मैं एक दीवार को धक्का देती हूँ, वो हुई क्रिया, और दीवार भी मुझे उतने ही बल से वापस धक्का देती है, वो हुई प्रतिक्रिया। तो अगर दोनों बल बराबर और उल्टे हैं, तो उन्हें एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए, फिर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे विचार में छिपा है। वो क्या है? क्रिया और प्रतिक्रिया, ये दोनों बल कभी भी एक ही वस्तु पर नहीं लगते। एक ही वस्तु पर नहीं लगते? नहीं, वे हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं। जब आप दीवार को धक्का देती हैं, तो आपका बल दीवार पर लग रहा है, ये क्रिया है। ठीक है। और दीवार का जो प्रतिक्रिया बल है, वो आप पर, आपके हाथों पर लग रहा है। एक बल दीवार पर है, दूसरा आप पर। क्योंकि ये अलग अलग चीजों पर लग रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे को रद्द नहीं कर सकते। वाह, ये तो बिल्कुल साफ हो गया। मतलब ब्रह्मांड में कोई भी बल अकेला नहीं है, हर बल का एक पार्टनर है। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो रॉकेट ही है, जैसा कि नोट्स में भी है। हाँ, रॉकेट। रॉकेट रॉकेट गैस को नीचे की तरफ धकेलता है, ये हुई क्रिया। और इसके जवाब में वो गैस रॉकेट को उतने ही बल से ऊपर की तरफ धकेलती है, ये हुई प्रतिक्रिया। और इसी प्रतिक्रिया बल से इतना भारी रॉकेट ऊपर उड़ पाता है। एक बल गैस पर नीचे की ओर, दूसरा रॉकेट पर ऊपर की ओर। दो अलग अलग चीजें। एकदम। और ये हर जगह है। जब हम चलते हैं तो हम जमीन को पीछे धकेलते हैं और जमीन हमें आगे धकेलती है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। ये तो हर जगह है। हर जगह। और अगर हम इसे और एडवांस लेवल पर देखें, तो भौतिकी का एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, संवेग संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सीधे इसी तीसरे नियम से निकल कर आता है। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, दो बिलियर्ड बॉल्स टकराती हैं। टकराते समय पहली बॉल दूसरी पर जितना बल लगाती है, यानी क्रिया, दूसरी बॉल भी पहली पर उतना ही लेकिन उल्टी दिशा में बल लगाती है, यानी प्रतिक्रिया। सही। और क्योंकि दोनों पर बराबर और विपरीत बल लग रहे हैं, इसलिए एक का मोमेंटम जितना बढ़ता है, दूसरे का उतना ही घट जाता है। नतीजा, पूरे सिस्टम का कुल मोमेंटम टकराने से पहले और बाद में बिल्कुल बराबर रहता है। वो संरक्षित रहता है। इसे फॉर्मूले में FAB = FBA लिखते हैं ना? जी। जो बताता है कि दोनों बल बराबर हैं, लेकिन दिशा में एकदम विपरीत। तो मतलब हमने न्यूटन के तीनों नियमों की पूरी कहानी को जोड़ लिया है। पहला नियम जड़त्व का है, दूसरा बल को मापता है और मोमेंटम से जोड़ता है, और तीसरा बताता है कि बल हमेशा जोड़ों में आते हैं। बिल्कुल। ये तीन नियम मिलकर क्लासिकल मैकेनिक्स की नींव रखते हैं। एक गिरते हुए सेब से लेकर ग्रहों की गति तक सब कुछ इन्हीं सरल नियमों से समझा जा सकता है। ये प्रकृति की भाषा के व्याकरण की तरह है। ये सोचना ही कमाल है कि लगभग 350 साल पुराने ये नियम आज भी कितने प्रासंगिक हैं। इंजीनियरिंग से लेकर स्पेस मिशन तक हर जगह। हाँ, ये वाकई विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इन्होंने हमें एक व्यवस्थित ब्रह्मांड की तस्वीर दी, जहां हर घटना का एक कारण होता है। और ये सब एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? ये नियम जो हमारी दुनिया की हर चीज की गति को इतनी खूबसूरती से समझाते हैं, क्या उनकी भी कोई सीमा है? क्या ऐसी कोई जगह या स्थिति हो सकती है जहां न्यूटन के नियम काम करना बंद कर देते हैं?